वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल, इसके साथ साथ एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर से आपको अच्छे से अच्छा मुस्तफ़ीद कराया जाए। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही हैं उन पर आपको बताया जाए कि इस वक्त ये सूरत हाल है मुल्क की, कौम की और पूरी दुनिया की। क्या कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, नीचे दिया हुआ नंबर चल रहा है, उस पर आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और इसी तरह किसी गेस्ट को आप बैठाना चाहें तो नीचे नंबर चल रहा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आज हमारे मेहमान बहुत ही अच्छे हैं, मोहम्मद वसीम खावर अंजीन साहब। बड़ी अच्छी बात करते हैं और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और जमात इस्लामी की बड़ी सपोर्ट है इनको। इसके साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान वाजिद अब्बासी साहब हैं, समाजी और सियासी शख्सियत हैं और इनकी अपनी ग्रिप बहुत ज़्यादा है अपने माशरे पे, अपने आवाम पे। और ये कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी फीडबैक दिया जाए, उनकी इमदाद की जाए और अच्छे से अच्छे इस्लाह मुआशरा का पैगाम दिया जाए। बात करते हैं दोनों दोस्तों से कि क्या कहते हैं आज की मौजूदा सूरत हाल पे, बिलखसूस फ़िलिस्तीन पे, कश्मीर पे, महंगाई पे, करप्शन पे। अस्सलाम वालेकुम वाजिद अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वाजिद अब्बासी साहब बताइए, आजकल बहुत बड़ा इशू है गज़ा का, फ़िलिस्तीन का। आप क्या समझते हैं वहाँ पे जो हालात हैं वो मिल्लत इस्लामिया को उठाने के लिए क्यों नाकाफ़ी हैं? आसिफ साहब, मैं ये समझता हूँ कि आज जो फ़लस्तीन में जो हालात हैं, हम सब देखते हैं, चूँकि मीडिया के ऊपर भी, और इंतहाई अफ़सोस का मकाम है ये कि हमारे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़े दुख और रंज का आलम है। ऐसे ही और जब हम देखते हैं बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, बड़े बूढ़े, उनको किस तरीके से उन पे अटैक किए जा रहे हैं, ऐसे ही तो ये इंसानियत का एक इंतहाई मतलब जो है ना ख़तरनाक किस्म यानी का आप और ये कहना चाह रहे इंतहाई हैं मतलब नहिते शहरियों पे? नहते शहरियों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये हमारे उम्मत मुसलमानों के हवाले से इंतहाई हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है। हमें भरपूर तरीके से इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, इस जुल्म को रोकना चाहिए। चूँकि आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो इस्लामिक ब्लॉक है, हमारे मुसलमानों की तादाद कंपैरेटिवली गैर मुस्लिम से कहीं ज़्यादा है। ऐसे ही तो यूनिटी बेस के ऊपर इसको एक मुत्तहद, एक ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे इसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए। हमारी चूँकि बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों ने बहुत सारी, हमने ख़ुद इसके हवाले से आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किए, और हम माशाल्लाह, उसको भरपूर कंडेम करते हैं कि बिल्कुल ये ठीक। फ़ौरी तौर पे ये ज़ुल्म रुकना चाहिए और इसराइल के ऊपर एक शदीद प्रेशर होना चाहिए कि फ़ौरी तौर पे ये इस ज़ुल्म को बंद करें। वाजिद अब्बासी साहब, यूएनओ के भी चार्टर की खिलाफ वर्जी की जा रही है, हॉस्पिटल पे बमबारी की जा रही है, क्या कहते हैं इस पे? ये भी इंतहाई मतलब गलत इक़दाम है और इस चीज़ का पूरी दुनिया के और इंटरनेशनल लेवल पे एक नोटिस लेना चाहिए और अमली तौर पे इसकी रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद वसीम खावर इंजीनियर साहब, आप क्या कहते हैं फ़िलिस्तीन के हवाले से? जमात इस्लामी का तो बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है और बड़ी इमदाद भी दे रहे हैं, डॉक्टर भी वहाँ पे गए हैं। आप क्या कहते हैं फ़िलिस्तीन के मौक़िफ़ पे जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो 24/7 का शुक्रिया, शाह साहब आपका शुक्रिया, थैंक यू। आपने जमात इस्लामी को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। देखा जी, गज़ा जमात इस्लामी का तो मौक़िफ़ क्लियर है। सबसे पहले गज़ा में जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन की इमदाद गई है वहाँ पे। सही हमारे 2000 डॉक्टर वहाँ पे गए हैं। फिर अमीर जमात के जाने से पहले हमारे सेंटर मुश्ताक साहब हैं, वो गज़ा पहुँच गए। बिल्कुल, पाकिस्तानी इमदाद लेके गए इमदादी बोलते हैं। नहीं, इमदाद तो पहले चले गई थी, पीछे जी, वो दोबारा गए हैं ऐसे ही। वहाँ पे प्रोग्राम गए जाके। फिर उसके बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब गए हैं, वो इस्माइल हानिया साहब से मुलाकात हुई है? इस्माइल हानिया साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने जमात इस्लामी को सराहा है। हमारा ये इस्लामाबाद में गज़ा मार्च हुआ है, उसके माशाल्लाह। बाद अभी इतवार को लाहौर में गज़ा मार्च हुआ है। हम तो कंप्लीट गज़ा और फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट में खड़े हैं। बिल्कुल सही, हालांकि माशाल्लाह। बाकी सियासी पार्टियां तो कोई इस पे वो ना बयान दे रही है ना कोई मार्च कर रही हैं। आप अमली इक़दाम कर रहे हम हैं। अमली इक़दाम भी कर रहे हैं, लोग हमें फंडिंग भी दे रहे हैं, इसके अलावा हम जो है ना फंड वहाँ पहुँचा भी रहे हैं। सही। तो फ़लस्तीन वाला, बल्कि इस्माइल हानिया साहब ने कहा कि आप हमें बंदे नहीं, आप हमें सपोर्ट करें। तो बड़ा अच्छा वहाँ टूर है सराज साहब का। तो खावर साहब ये भी बताएं, जो इस वक्त बच्चों पे, नहते बच्चों पे और ख़वातीन पे जो जुल्म हो रहा है, और स्पेशली मैंने जैसे इनसे बात की कि हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारे
यूएनओ के तलीमी इदारे उन पर भी बमबारी की जा रही है. देखें जी, अब इसराइल ऐसी चीज है ना, उसने हर मुल्क को कहीं ना कहीं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, काना किया हुआ है. ठीक हो तो गया, उसने अपने कहीं ना कहीं मामलात पे उनको उलझाया हुआ है, अंगेज किया हुआ है. अंगेज किया हुआ है. अब जिस तरह इसराइल है, अरब ममालिक हमारे दाएं बाएं उसके अरब ममालिक हैं, सही, इधर ईरान है, उधर अरब कंट्रीज हैं. बिल्कुल सारा अब अरब है. उनका आयल अगर बंद कर दें, उनका समुद्री रास्ता अगर बंद कर दें, तो इसराइल घुटने टेक देगा. लेकिन क्या है, हम इत्तेफाक नहीं है, हमारे मफादात हैं. अगर ये फ़लस्तीन वाली जंग ना शुरू होती तो ये जितने भी अरब कंट्री हैं ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे. ऐसे ही, तो इससे क्या लगता है कि वो इस जंग में खुश नहीं है. बिल्कुल ठीक. इसराइल के कई सारे दुनियावी मामलात है, वो जी। उनके साथ सेटिंग कर रहे थे. दुनियावी मफादात जो हैं, तो ये जंग की वजह तो उनको प्रॉब्लम हुई है. अगर वो इस फ़लस्तीन को मानते तो वो पहले ही तस्लीम करने से इनकार ही हो जाते कि बिल्कुल पहले आप सही। फ़लस्तीन का मामला हल करें, फिर हम आपके साथ आगे नेक्स्ट चलेंगे. बिल्कुल सही. वाजिद अब्बास साहब बताएं, जो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुए, जैसे इन्होंने कहा जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया, बाकी मुख्तलिफ हमारे सियासी और समाजी तंजीमों ने प्रोटेस्ट किया, आप मुतमईन हैं और पाकिस्तान को मजीद क्या इकदाम करने चाहिए? देखें आसिफ साहब, वैसे तो देखें कि हमारे पाकिस्तान के अलावा आप यूरोप में देख लें, जी जी, आप खुद इसराइल में देख जो लें. दूसरे कनाडा में देख लें या यूएस में इवन देख जी लें, हाँ, तो एक तो ये कि हमारी अपनी एशियन कम्युनिटी तो ओवरसीज़ के हवाले से इस चीज़ को बहुत सही तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया है और प्रोटेस्ट किए हैं. इवन के फॉरेनर्स ने भी इस ऐसे चीज़ ही, की एक बिल्कुल इंसानियत ऐसे ही, के हवाले से बिल्कुल ओवरऑल ऐसे आप अगर देखें ही, बिल्कुल तो सही, उन्होंने भी भरपूर तरीके से इस चीज़ को कंडम किया है. बिल्कुल ऐसे ही, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पूरी तमाम तर सियासी जमातों को, बिल्कुल सही, सारे तबकात को एक पेज पे होके और इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म की एक आवाज़ उठानी चाहिए सही, और इस फ़लस्तीन के मामले को फौरी तौर पे इसका तय रोकथाम करना होनी है. चाहिए. बिल्कुल सही. क्या समझते हैं मोहम्मद वसीम साहब, जो अमली इकदाम जमात इस्लामी कर रही है या वज़ीर पाकिस्तान जो कर रहे हैं, आप इससे मुतमईन हैं? देखा जमात इस्लामी के हद तक तो हम इससे पहले भी गए फ़लस्तीन के मामलात में उनको उठाते सपोर्ट रहे करने हैं. उठाते रहे हैं. कश्मीर का मामला हो गया, फ़लस्तीन का मामला हो गया, लेकिन ये कुछ हमारी एक लिमिट होती है ना, हम उस लिमिट तक जा सकते ऐसे हैं. ही, हमारा काम एहतजाज करना, हुकूमत वक्त को बताना कि वहाँ पे मुसलमान बच्चे बहनें, हमारी औरतें मासूम, एक दिन बच्चा पैदा होता है उसी रात बमबारी होती है, वो बिल्कुल शहीद ऐसे हो ही, जाता है. बिल्कुल तो ऐसे ये ही, हमारा तो एहतजाज करने का मकसद ये होता है कि जो हुकूमत वक्त है उसको वो गैरत आए. बिल्कुल अगर सही. उसको गैरत नहीं आनी, वो एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, पता देनी चाहिए जी या जी, नहीं देनी चाहिए. कोई बादशाह था ना, उसने 2 तलवारें दी किसी मरासी को, ठीक, तो वो उसने गारा ला के रख दी. तो उसने कुछ दिनों बाद देखा कि यार ये मेरे किस काम है, उन्होंने दोनों को जोड़ कर चिमटा बना लिया. तो हमारे भी ये एटम बम और ये 23 मार्च को हम वो टैंक दिखा रहे होते हैं और बाकी मिसाइल दिखा रहे बड़ी होते हैं, बड़ी तो अच्छी फिर बात की इसका तो मेरे ख्याल में फिर क्या फायदा. मोहम्मद वसीम खावर साहब ने, बड़ी अच्छी बात की कि हमें चिमटा नहीं बनाना तलवारों को, हमें अपने हथियारों को इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके के साथ और मुस्बत तरीके के साथ. बिलखुसूस इसराइल की बेखुनी करनी चाहिए, तो जितना वो उसने तूफ़ान उठाया हुआ है उसके तूफ़ान के आगे बंद बनना चाहिए. यही बात हम सब भी कहते हैं और ये सही मानों में तर्जमानी की है पाकिस्तानी अवाम की. नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस. इसी से तो लाइफ में मजा आता है. हर हू के बाद जब सा आता है, मिर्ची की हू को क्लियर करे स्प्राइट की सा. हू सा. वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद. बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है. हमारे साथ हैं वाजिद अब्बासी साहब जो कि समाजी और सियासी शख्सियत हैं. इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम खावर इंजीनियर साहब, बड़ा अच्छे तरीके से मौक़िफ़ बयान किया उन्होंने. इसराइल के हवाले से फ़लस्तीन का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए और इसी तरह पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए. मोहम्मद वसीम खावर साहब, इनसे बात चलती रहेगी, लेकिन अभी मैं बात करूँगा वाजिद अब्बासी साहब से.
वाजह वासी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है करप्शन, आप क्या कहते हैं? देखें जी, करप्शन तो बदकिस्मती से मैं अपनी ज़ाती वाले से बताऊं कि जब से हमने होश संभाला है जी जी, और कुछ सियासी एक्टिविटीज़ में मतलब हिस्सा लिया या देखा, ऐसे ही या जो भी हुकूमतें आई हैं उनमें कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल कोई गैर तसल्ली बख्श पॉलिसीज़ इदारों के अंदर, सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर एक आम आदमी के जो मसाइल हैं उनके अंदर या बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से आज के दिन तक कोई भी हुकूमत अपने अवाम को अकोमोडेट नहीं कर सकी। उसकी महज यही वजह है कि हमारे मुल्क में दिन ब दिन करप्शन बढ़ती जा रही है। सही, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कोई ऐसी हुकूमत आए जो कि इस सिस्टम को, इस निज़ाम को एक अच्छे तरीके से चलाने की सलाहियत रखे, भले कोई भी पार्टी हो। आसिफ साहब, कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई आ जाए या नून आ जाए या कोई भी जमात जमात आ हो। जाए। देखें ओवरऑल हर जमात में अच्छे लोग भी हैं, ऐसे ही, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक तो है। ये होना चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, जो अवाम के बुनियादी हकूक़ को समझ सके या मामलात को हल कर सके, या इदारों के अंदर से करप्शन तो ख़त्म होने के लिए बहुत बड़ा एक इनकलाब यानी आप चाहिए। समझते हैं कि करप्शन में चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमतों की तरफ से चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये महज यही वजह है कि करप्शन अभी तक उस तरीके से रुक नहीं सकी जिससे इससे मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। तो ये हमारी बदकिस्मती है। बात करते हुए तो हमें शर्म आती है, हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के हवाले से चलो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, लेकिन उसमें मुझे आपको हर बंदे को एक इनफरादी रोल अदा करना चाहिए। ये नहीं कि सारी बात हुकूमतों के ऊपर छोड़ दी जाए। खुद भी अपने ठीक है गिरबान सर? पे देखना चाहिए। अगर मैं करप्शन करता हूँ तो मैं ये कहूँ कि मैं तो बड़ा पाक साफ हूँ, हुकूमतें जो है ना, ये भी बात ठीक नहीं है। तो हर बंदे को अपना एक रोल अदा करना चाहिए। मोहम्मद वसीम खावर अंजीन साहब, ये बताएं, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी होती हैं, ये कोई अपना किरदार सही करते हैं या बस ये भी अपने करप्शन में पड़ जाती हैं? देखिए जी, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि करप्शन से पाक पाकिस्तान। ऐसे ही हमारा अभी भी जो कैंपेन चल रही है उसमें यही है कि आप चेहरे न बदलें, सिस्टम बदलें। सही, जिस तरह अभी अब्बास साहब ने बात की जी, हर जमात में अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे लोग भी जब बुरे सिस्टम में आते हैं तो वो अच्छे भी बुरे बन जाते हैं। ऐसे ही, तो जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा तो ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी। करप्शन ख़त्म होगी तो आम लोगों तक इंसाफ पहुंचेगा। अभी आप देख लें जिस सियासी सूरत हाल है कि पहले हमने किसी और को सर पे उठाया हुआ था, फिर वो हमारे नहीं बना, फिर उनको फेंक दिया, फिर दूसरे आ गए, 1.5 साल उन्होंने लगाया, मिलजुल के खाया पिया। अभी वो दोबारा अब इलेक्शन होने वाले, वो अलग अलग हो गए हैं। अब वही जो इकट्ठे खा रहे थे अभी एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्टी आ रही है, पीडीएम की बात कर रहे हैं, पीडीएम की, अब पहले इकट्ठे खाया, अभी अलग हो गए हैं। ठीक है ना? तो अभी जो पार्टी अभी अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने ही मफादात की खातिर अलग हो जाते हैं। अभी भी जो सिनेरियो चल रहा है, आप मीडिया से ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप बड़े बड़े सियासतदानों से, जजों से, बाकी मामला। वही जज, एक जज कहता है ये चोर है, पहले उसने चोर कहा, उसी जज ने कहा नहीं जी वो तो झूठा मुकदमा था। सही, अब हम किसको पूछें? बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात की मोहम्मद वसीम खावर अंजीन साहब ने कि करप्शन से पाकिस्तान जमात इस्लामी का तोरा इम्तियाज़ है कि वो इसको ख़त्म करना चाहती है, करप्शन को पाकिस्तान से, और एक अच्छा पाकिस्तान वजूद में आए। इसी के साथ नाज़रीन हमारा एक वक्फे का टाइम हो जा रहा है, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। रूखे सूखे बाल, जूड़े में घुमा दो सारे फ्लॉज, हेयर फॉल का अननेसेसरी स्ट्रेस, उसको करो क्रॉप, एडिट और पोस्ट, स्प्लिट एंड्स ट्रिम करो फॉर अ न्यू स्टार्ट। लेकिन कब तक छुपाओगी ये डैमेज्ड बाल? ट्राई डव इंटेंस रिपेयर। इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स फॉर्मूला दें पहले वॉश से ही अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। तो अब हाइड नो मोर। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। बड़े ही अच्छे दोस्तों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की करप्शन के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, महंगाई के हवाले से। आज अभी हम इनसे बात करें कि आने वाला इलेक्शन है,
ایک عام آدمی الیکشن سے متاثر ہوتا ہے یا اس سے مستفید ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اپنا واجد عباس صاحب، جو الیکشن ہوتے ہیں اس سے عوام سکھ کا سانس لیتی ہیں یا وہ شکار ہو جاتی ہیں؟ آصف صاحب، جہاں تک الیکشنوں کا تعلق ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں، مہنگائی ہے یا نظام دھرم برہم ہوا ہے، الیکشن تو ضروری ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ نظریاتی سسٹم ہے، تو اس میں عوام کس طریقے سے الیکشن سے تو وہی لوگ مطمئن ہوں گے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے بنیادی حقوق، ان کے جو رائٹس اگر ان کو دیے جائیں گے، حکومت کی جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، صحیح، تو اگر وہ عوام کے لیے بہتر ہے، اگر میرے لیے یا میرے حلقے کے لیے یا میرے سیکٹر کے لیے بہتر ہے، تو شاید اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نون ہے یا جماعت ہے یا پی ٹی آئی ہے۔ بالکل تو صحیح، یہ تو جب ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی پارٹی آئے جو کہ اس ملک کے مفاد میں ہو، نہ کہ ذاتی مفاد میں ہو۔ بالکل صحیح، بڑی اچھی بات کی۔ اپنا محمد وسیم صاحب یہ بتائیں، جماعت اسلامی خود ایک سیاسی جماعت ہے اور بڑی پرامن جماعت ہے، آپ کیا کہتے ہیں آئندہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن میں کس کی طرف جائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پچھلے جو ہم نے 3-4 الیکشن لڑے ہیں وہ سارے ہمارے اتحادی سیاست پہ ڈپینڈ کر رہے تھے، یا اتحادی سیاست پہ ہم نے کیے، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ صحیح، ابھی 2018 کے الیکشن کے بعد فراز صاحب نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ترازو پہ جائیں گے اور اپنے نشان پہ جائیں گے صحیح، اور اکیلے الیکشن لڑیں گے۔ بالکل تو ٹھیک، اس سے یہ ہوا کہ یہ جو 4-5 سال ہمارے گزرے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جماعت اسلامی کا ایک امیج بنا ہے، اور انہیں پتہ چلا کہ جماعت اسلامی کے لوگ نیک ہوتے ہیں، امانتدار ہیں، دیانتدار ہیں۔ صحیح، تو ابھی ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، انڈیپینڈنٹ جائیں گے۔ اس پہ آپ دیکھ لیں، ابھی پچھلے 35 سال سے یہی لوگ ہیں جو بار بار حکومتوں میں آ رہے ہیں، نون لیگ میں، پی ٹی آئی میں، پیپل پارٹی میں، وہی چہرے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحیح، چہرے نہ بدلیں، سسٹم بدلیں۔ بالکل صحیح، مہنگائی تب ختم ہوگی جب انصاف ہوگا، صحیح، انصاف تب بھی ہوگا جب کرپشن رکے گی۔ صحیح۔ تو انصاف وہی کر سکتا ہے جو خود ایماندار ہو۔ وسیم ہمارے صاحب، سراج جو سیکولر تنظیمیں جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی ہوگی، پی ٹی آئی ہوگی، اس طرح کو وہ اپنے ایک علیحدہ اتحاد بنا لیتی ہیں، کیا وجہ کہ آپ جو جماعتیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اپنا اتحاد کیوں نہیں بناتی؟ دیکھیں جی، ایم اے کی صورت میں ہم نے اتحاد بہت بہت بڑا تجربہ اتحاد کر چکے ہیں، جی بالکل لیکن صحیح، اس میں بھی کہیں پھر وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کے علاوہ جو باقی اس میں تھا، وہ پھر اپنا معاملات ادھر سیٹ کر لیتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر جماعت کا جو مقصد تھا کہ ہم مل کے لڑیں اور ایک سسٹم بنائیں، اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ صحیح، اس سے پہلے 90s میں بھی ہم نے ایک اتحاد کیا تھا، اس ٹائم نواز شریف تھا، اس میں بھی جب ہم ایک ورکنگ کی اور ہم آئے اس پہ، تو اس میں پھر معاملات ہمیں جس طرح ہم چاہتے تھے نہیں ملے۔ تو وہ صحیح، پچھلے تجربات سے ہٹ کر ابھی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ عوام جس طرح ہمیں رسپانڈ کر رہی ہے، رسپیکٹ دے رہی ہے، اس سے امید ہے کہ ہم اچھی الیکشن کمپین کریں گے اور اچھا ہمیں رزلٹ ملے گا۔ بڑی اچھی بات کی۔ واجب بات ہے، مہنگائی ہر ملک کا اور اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور مہنگائی اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپر سے تو ڈالر کم ہو گیا ہے، اوپر سے کافی مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن نیچے نہ ٹرانسپورٹ میں کمی ہوئی ہے، نہ اشیاء خردیوں میں کمی ہوئی ہے؟ اس کی جو سب سے مین وجہ یہ ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، صحیح، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی ابھی جو موجودہ حکومت ہے، اس سسٹم کے اندر وہی بات ہے کہ ڈالر کم ہوتا ہے، پیٹرول کم ہوتا ہے، اور عام روٹین کی جو چیزیں ہیں ان پہ ایک پینی کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت سارے آج کل روزمرہ کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی شکایات ہیں، ہم ڈیلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک اوپر سے تو ڈالر کم ہے، لازمی بات ہے نیچے ہم روٹین کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہونی چاہیے، ان پہ بھی فیکٹ ہونا چاہیے کہ ان کو، لیکن کوئی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو میرا ایک زمانہ طالب علمی سے سیاسی وہ جو ماضی گزرا ہے، اس میں نے یہ نہیں کہ یہ ساتھ بیٹھیں، لیکن جماعت اسلامی کے اندر کمپیریٹیولی لوگ اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، کرپشن نہیں ہے، لیکن اللہ کرے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آگے
आना चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद वसीम साहब ये बताएं, महंगाई पे बहुत से मार्च किए हैं जमात इस्लामी ने खुद भी, क्या क्यों नहीं फर्क पड़ता? देखे जी, वो बच्चा रोता ही है ना, हमने रोना धोना किया है, बाकी तो ऊपर जो आपने ईमानों के दरवाजे खटखटाए हैं। दरवाजे खटकाए हैं, अब वो नहीं कर रहे तो अभी दूसरा रास्ता ये कि वोट के थ्रू जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, ताकि ईमानदार लोग आएंगे तो ये महंगाई की, जिस तरह सेंटर मुश्ताक साहब का अक्सर प्रोग्राम में होता कि ये जो प्रोटोकॉल वाला सिस्टम है ना, जिस तरह पिछले हमने कैंपेन चलाई थी कि ये जो वजीर हैं, जर्नैल हैं, या जो सरकारी वापटे के मुलाजिम, इनको जो फ्री यूनिटें दी जाती हैं ये बंद की जाएं, प्रोटोकॉल बंद किया जाए। अरबों रुपए ये इसी तरह मारे चले जाते हैं। अगर इसी चीज पे हम कंट्रोल कर लें तो ये महंगाई कम हो जाएगी। इस पर असर पड़ा है, ये पॉइंट आपका जो है वैलिड है, उस पर हुकूमत ने एक्शन लिया है। सही, लेकिन जिस तरह लेना चाहिए तो उस तरह नहीं लिया ना। अभी आपके मजीद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। वो उसका ये है कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, जितनी ज्यादा अक्सरियत हमारी असम्बली में होगी। अभी देखें हमारे अकबर चित्राली साहब हैं, एक ही है ना, लेकिन पूरे वो आप रिपोर्ट देख लें किसी मीडिया के भी, जमात इस्लामी का बंदा नंबर 1 पे है। सेनेट में सेंटर मुश्ताक साहब हैं, अगर एक हमारा इतना कुछ कर सकता है, सेंटर मुश्ताक साहब हैं, आफिया सिद्दीकी वाले इतना इशू हाईलाइट किया कि वहां तक पहुंच गए। तो अगर हमारी ज्यादा तादाद सेनेट में होगी तो हम अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेंगे। वैसे अवाम को क्या पैगाम देंगे कि किन बंदों को वोट देना चाहिए ताकि एक अच्छा मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत में आ सकें? मैं तो अब आवाम को पैगाम देना इस हालात में बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आवाम को अगर ये पैगाम दिया जाए कि आप किसको वोट देंगे, तो उन्होंने तो सारी हुकूमतों को वो देख चुके हैं, और ये बहुत एक मुश्किल मामला है कि मतलब, लेकिन उम्मीद और अल्लाह से उम्मीद जो है ना, वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि मैं आवाम को यही पैगाम दूंगा कि हमेशा उन लोगों को आप मुंतखब करें जो कि करप्शन से पाक हों, जो कि अपने ज़ाती मफादात को ना देखें और एक मुल्क के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करें, कि अच्छे सिस्टम के अंदर वो आएँ। आखिर में मोहम्मद वसीम साहब अभी एक पैगाम दे दें आवाम को कि जैसे आपने खुद कहा कि जमात इस्लामी को वोट दें, जमात इस्लामी को क्यों वोट दें? देखें जी, पिछले चीफ जस्टिस साहब गुजरे हैं, साकिब निसार साहब, उन्होंने कहा अगर 62-63 के शिक अगर आयद हो तो जितने भी असम्बली के MNAs हैं, सोहेल सिराजुल हक के अलावा सारे जो फारिग हो जाएंगे। इससे बड़ी क्या गारंटी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि अगर ईमानदार लोग हैं तो वो सिर्फ सिराजुल हक साहब हैं, आम लोग भी माने सिराजुल हक साहब हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश है, आवाम से भी यही गुजारिश है, जमात इस्लामी आपके हक के लिए लड़ी और आप के तावन से अवानों में आएगी और आपके लिए लड़ेगी। अभी भी लड़ रहे हैं, बाद में भी लड़ेंगे हम। बड़ी अच्छी बात की मोहम्मद वसीम खबर इंजीनियर साहब ने कि अगर अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी हुकूमत बनेगी, तो वो आपके लिए बनेगी, चाहे वो जमात इस्लामी को चाहे किसी को। लेकिन 62 और 63 के जो शिके हैं उस पर जरूर गौर कीजिएगा कि क्या हम जिस बंदे को वोट दे रहे हैं वो 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ की इजाज़त दीजिएगा। आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट पैनल के साथ और नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।